एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। सो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ था प्रोटीन का। जो लोग चैनल पर नए हैं, अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और वीडियो आप देख सकते हो। आज हम लोग देखेंगे कि जो डाइजेशन के थ्रू अमाइनो एसिड मिला, एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये ब्लड में ऑब्जर्व हुआ, अब इसका आगे फर्दर क्या होगा, कैसे इसकी मेटाबॉलिज्म होगी। सो हम लोग न्यूट्रिशन में भी पढ़े थे कि जो प्रोटीन है, जैसे कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है हमारे बॉडी में, या फिर फैट जो स्टोर होता है, उस तरह से प्रोटीन स्टोर नहीं होता है हमारे बॉडी में। तो जब स्टोर नहीं होगा तो हमारे बॉडी में आ रहा है तो उसका जो काम है टूटेगा, ब्रेकन डाउन होगी अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड फर्दर क्या काम करेगा, अमाइनो एसिड अंडरगो सर्टेन कॉमन रिएक्शन, जैसे कि ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन इसका होता है। ये प्रोसेस बेसिकली क्यों होता है, ताकि अमोनिया जो है वो निकल सके। टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए, तो इसलिए हमारे बॉडी में यूरिया का सिंथेसिस होता है, और ये यूरिया जो है वो किडनी से फिर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो अब हमें पता है कि हमें पढ़ना क्या है मेटाबॉलिज्म में, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन एंड यूरिया साइकिल। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेसिकली इसमें जैसा नाम है वैसा ही काम है, अमोनिया जो है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है। अमाइन ग्रुप जो अमाइनो एसिड में है वो बस ट्रांसफ़र होगा। इसको समझने के लिए बस आप इतना ध्यान रख लीजिएगा कि दो पर्सन है, दोनों टोपी पहना है। एक का टोपी जो है वो जैसे ए और बी पर्सन है, इसका टोपी बी के पर्सन के पास चला जाएगा, और जो बी है उसका ए के पास चला जाएगा। बस इतना ही काम होना है इसमें। समझते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड है उस पर जो अमोनिया जो है वो एक कीटो एसिड इसमें रिक्वायरमेंट होती है, वो कीटो एसिड के पास ट्रांसफ़र कर देना ही ट्रांसएमिनेशन कहलाता है। इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है इंटरकन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड। अब क्योंकि कीटो एसिड के पास भेजना है तो एक कीटो एसिड भी तो चाहिए, तो मतलब जैसे ए और बी पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ए बी के जगह पे आपको ए बी नहीं याद रखना है, एक अमाइनो एसिड यानी कीटो एसिड को ध्यान रखना है। ये जो है वो कैटालाइज टू ट्रांसएमिनेज एंजाइम। कोई भी प्रोसेस हमारे बॉडी में होगा तो उसको एंजाइम चाहिए ही होगी, तो यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा, इसकी टोपी इसके पास भेजने के लिए कोई तो चाहिए, तो उसके लिए एंजाइम है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, ट्रांसएमिनेशन। नाम भी बहुत इसका आसान है। ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस के लिए जो एंजाइम लग रहा है उसे ट्रांसएमिनेज एंजाइम बोल रहे हैं। अब देख लेते हैं कैसे हो रहा है आखिर हेरफेर। ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, कीटो एसिड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ट्रांसएमिनेज एंजाइम लगा और ये हेरा फेरी हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ R1 और R2 इसलिए मैं लगाई हूँ ताकि आपको पता चल सके कि R1 के पास ये कीटो वाला आ गया और इसके पास NH2 चला गया। यही है हमारा ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन का कुछ साइलेंट फीचर देख लेते हैं। आखिर ट्रांसएमिनेशन के थ्रू होता क्या है, अब इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रांसएमिनेज, या फिर क्योंकि यहाँ पे ट्रांसएमिनेज एंजाइम लग रही है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर ट्रांसएमिनेशन भी आप लिख सकते हो। क्या आखिर इस ट्रांसएमिनेशन में हो क्या रहा है। सबसे पहले जितने भी जो ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस में ट्रांसएमिनेज लग रहा है उसको रिक्वायर रहता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, MCQ में पूछ सकता है, जो कि विटामिन B6 का एक्टिव फॉर्म है। तो जाके ये ट्रांसएमिनेज काम करेगा, तभी इसकी टोपी उसके माथे करेगा, तभी अमोनिया ग्रुप को अमाइनो एसिड से हटाएगा। स्पेसिफिक जो ट्रांसएमिनेज है एग्जिस्ट करते हैं पेयर ऑफ अमाइनो एसिड, हाउएवर ओनली 2 नेमली। मतलब कि इसमें इतना क्या बोल रहा है कि अलग अलग जो अमाइनो एसिड होते हैं उसके लिए अलग अलग ट्रांसएमिनेज उसका नाम रहता है। बेसिकली 2 हमें देखना है, एस्पार्टेट जो अमाइनो एसिड है और एक एलानिन जो अमाइनो एसिड है। उसके लिए बेसिकली ये ट्रांसएमिनेशन के प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही बेसिकली हम लोग देखते हैं, जिसके लिए अगर एस्पार्टेट का होगा ट्रांसएमिनेशन तो उसमें एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज एंजाइम लगेगा, और अगर एलानिन का होगा ट्रांसएमिनेशन तो इसमें एलानिन ट्रांसएमिनेज एंजाइम लगेगा। तो बेसिकली जो 2 स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है जिसके लिए हम लोग एंजाइम देख रहे हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए लिव एंजाइम क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे SGPT और जो एक और SGOT है उसके बारे में और अच्छे से जानना है, तो यहाँ से आप समझ सको इसलिए मैं थोड़ा सा ये एग्जाम्पल के लिए बता दे रही हूँ कि कैसे होता है। एलानिन अमाइनो एसिड है। अब यहाँ पे जो कीटो एसिड लगेगा उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ये ALT एलानिन ट्रांसएमिनेज एंजाइम।
जिसे SGPT भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। अरे आप क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में बहुत अच्छे से इसके साथ फैमिलियर हो गया। सो ये जैसे ही इसमें आएगा तो ये पायरुवेट में ये चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ ग्लूटामेट ये आ गया इसके पास अमाइन ग्रुप। ये बेसिकली अमीनो एसिड बना और ये कीटो एसिड के रूप में पायरुवेट हमें मिल गया और इसी के बेसिस पे ALT का नाम SGPT भी है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना इसीलिए ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज भी बोलते हैं। एक एस्पार्टेट का भी देख लेते हैं। तो एस्पार्टेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट के साथ ये इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज चाहिए। इसका दूसरा नाम क्या है? SGOT। तो यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, ऑक्जेलो एसीटेट प्लस ग्लूटामेट। तो इस तरह से इसका नाम SGOT। यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे ये ट्रांसएमिनेशन के प्रोसेस में ये ट्रांसएमिनेज एंजाइम लगा, जो कि हर एक सेल में ये प्रोसेस होता है। इसीलिए लीवर डिजीज़ में ज़्यादा होता है तो इसे देखा जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ भी मैं आपको बताई थी कि क्योंकि ये हर जगह हो रहा है तो इसी एंजाइम को सिर्फ ज़्यादा होने से, इंक्रीज होने से लीवर डिजीज़ को हम लोग डायग्नोस नहीं कर सकते। उसके लिए और भी पैनल जो टेस्ट है वो करना पड़ता है। तो वहाँ भी आप कोरिलेट अगर कर पा रहे होगे तो सही है, नहीं तो वहाँ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अब ट्रांसएमिनेशन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, मीन्स कि ये इधर भी जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होता है। तो अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो ये प्रोटीन एमिनो एसिड बनाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस, मतलब ये प्रोसेस इधर भी जा सकता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है इसी एंजाइम के प्रेजेंस में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाइनो ग्रुप प्रोडक्ट नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। अब इसी प्रोसेस के थ्रू जब हम लोग पढ़े थे कि हमारे बॉडी में कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और कुछ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, हमारे बॉडी में नहीं बनते। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? यही ट्रांसएमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू एक स्केलेटन मिलेगा, तब जाके वो बनाता है। तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस, ताकि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बन सके। साथ ही साथ इन्वॉल्व बहुत कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म एमिनो एसिड, मतलब एमिनो एसिड यहाँ से टूट भी रहा है और साथ ही साथ अगर इस तरफ प्रोसेस चल जाए तो एनाबॉलिज्म बनेगा भी। नेक्स्ट आता है कि डाइवर्ट एक्सेस अमाइनो एसिड टुवर्ड द एनर्जी जनरेशन। अगर ये चीज़ें भी करना है तो भी ये जो पायरुवेट बना है इसको क्रेब साइकिल में भेज देगा और एनर्जी ले सकता है अगर ज़्यादा है तो। अब ऐसे लास्ट पॉइंट ट्रांसएमिनेशन का, कि बहुत सारे अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, उसमें से सभी ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस करते हैं, लेकिन इस जो लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन एंड जो हाइड्रोप्रोलिन है वो ट्रांसएमिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनको छोड़ के और जितने भी है ट्रांसएमिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब क्योंकि हमें ये ट्रांसएमिनेशन हो चुका है, अब NH3 को हटाना है, अब वो प्रोसेस होगा तब जाके यूरिया बनेगी। तो उस प्रोसेस को डीएमिनेशन बोलते हैं, मीन्स कि अमाइन ग्रुप को पूरा हटाना है। अब देखते हैं, द रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड एज अमोनिया, NH3 के रूप में हटा देना, इस प्रोसेस को डीएमिनेशन बोलेंगे। ये जो है ये कहाँ होता है? लीवर एंड किडनी में। ट्रांसएमिनेशन बेसिकली हर एक सेल में हो रहा था, ये सिर्फ लीवर में होगा या फिर किडनी में होगा। अब ये जो है ट्रांसएमिनेशन अकर ऑल सेल साइटोप्लाज्म, जैसे हम लोग देखिए पहले मैं आपको बताया कि ट्रांसएमिनेशन जो है वो हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और वहाँ पे ही हमें ग्लूटामेट मिल रहा था। जैसे पायरुवेट या फिर ऑक्जेलो एसिड, और इधर ग्लूटामेट हमें मिल रहा था जो कि अमाइनो एसिड मैं आपको बताई थी, और एक कीटो एसिड था, पायरुवेट और ऑक्जेलो एसिड। तो ये जो ग्लूटामेट है, अब जितने भी प्रोटीन का वो होगा, अमाइनो एसिड का ट्रांसएमिनेशन होगा, सब में ये ग्लूटामेट को ही सेंट्रल एक्सेप्टर बोला जाता है। ये अमाइन एसिड वहाँ पे बनेगा, यही NH3 लेके ग्लूटामेट बनता है। तो ये ग्लूटामेट जो है वो ट्रांसपोर्ट, जितने भी सेल के साइटोप्लाज्म से है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा लीवर के पास। क्या होता है? ग्लूटामेट जो है वो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज के एंजाइम के प्रेजेंस में ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट में चेंज होगा और यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा। यहाँ पे एक को एंजाइम NADH में भी चेंज होता है, एनर्जी भी हमें मिलती है। वो ध्यान ना रहे तो इतना ध्यान रखिएगा कि कैसे डीएमिनेशन हो रहा है, कैसे अमोनिया निकल रहा है। तो ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि सिर्फ लीवर में प्रेजेंस है, इसीलिए लीवर में प्रोसेस देखने को मिलता है, और एंजाइम है ही नहीं। वो किडनी में मिलता है, उसका अलग प्रोसेस है, उतना हम लोग को नहीं जाने तो भी चलेगा। सबसे पहले ये प्रोसेस आपको याद रहना चाहिए। अब अगर आप समझ पा रहे होगे तो वहाँ भी मतलब जब डीएमिनेशन हो तो फिर से हमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट मिल गया, मीन्स कि
ये इतना षड्यंत्र रचा जा रहा था कि अमोनिया को हटाना है। अब यही अमोनिया से अब यूरिया का सिंथेसिस होगा, लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप एग्जाम में इस तरह से हाईटिप करके लिख सकते हो कि ट्रांसएमिनेशन हुआ। ट्रांसएमिनेशन से और भी सारे प्रोसेस हो सकते थे, लेकिन अगर ट्रांसएमिनेशन से ये ग्लूटामेट सीधा डीएमिनेशन में के लिए चला जाए लीवर में आके, अगर एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, तो ये जो टर्म है इसको ट्रांस डीएमिनेशन बोलते हैं। इसमें ग्लूटामेट सेंट्रल मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है। वहाँ भी हम लोग देखे कि ग्लूटामेट ही अमाइन ग्रुप को लिया था, ग्लूटामेट में अपने अमाइनो एसिड बना था। अब यहाँ भी इसको टूट भी यही रहा है डीएमिनेशन में, तब अमोनिया निकल रहा है, तो ये सेंट्रल की तरह काम कर रहा है। तो अगर कभी ऐसे तो कभी नहीं पूछता है, कभी पूछ दिया कि ट्रांस डीएमिनेशन लिखिए, तो आपको ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन दोनों लिखना होगा। डीएमिनेशन का फर्दर 2 टाइप है, वैसे ये पूरा वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। डीएमिनेशन का अगर ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव अच्छे से देखना चाहते हो तो वो वीडियो में आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है कि बेसिकली इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन ऐड होगा, तो ये प्रोसेस जो है ऑक्सीडेटिव कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल बता देती हूँ कि एल अमाइनो एसिड जो है वो अमाइनो एसिड, यहाँ पे ऑक्सीडेज एंजाइम लगता है और यहाँ पे एक एफएमएन की रिक्वायरमेंट होती है, ये चेंज हो जाता है अल्फा कीटो एसिड में। ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस और यहाँ पे अमोनिया मिल जाता है। तो ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हो क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, एक कीटो एसिड में वो जुड़ रहा है। लेकिन कुछ जो ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो डीएमिनेशन शो करेंगे, वो उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी। सम अमाइनो एसिड जैसे डीएमिनेट हो जाते हैं बिना ऑक्सीडेशन में जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, अगर आपको पूरा देखना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। सीरीन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे पायरिडॉक्सल फॉस्फेट चाहिए होगा, ये पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है और अमोनिया इसे निकल जाता है। इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होती है, इसीलिए इसे नॉन ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। अब हमें क्योंकि अमोनिया मिल चुका है, अब एक कैसे यूरिया साइकिल में जाएगा, कैसे मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होती है, अब वो देख लेते हैं लास्ट प्रोसेस। सो यूरिया साइकिल अब स्टार्ट होता है अमोनिया को हटाने के लिए, क्योंकि अमोनिया हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है। तो यूरिया जो है एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, क्योंकि वहाँ से ही अमोनिया आएगा तब यूरिया का बनेगा। देखते हैं, अमोनिया जो है टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए, सो इसे यूरिया में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। यूरिया सिंथेसाइज होता है लीवर में एंड ट्रांसपोर्ट होता है किडनी में। यूरिया बनेगा जो है वो लीवर में, ये प्रोसेस होगी यूरिया साइकिल, और फिर वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किडनी के पास ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके। आल्सो कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल, क्योंकि इसमें ऑर्निथिन लगता है, बताऊंगी आगे। और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्रीव हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर में तो मैं कभी नहीं देखी हूँ ऐसा क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है, क्योंकि अगर कभी एग्जामिनर का मतलब वो रहा, माथा खराब रहा, लड़ाई झगड़ा उनका हुआ रहा, तो आ सकता, हमें जानना चाहिए। क्रेव हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। तो इतना क्यों मैं आपको जोर दे रही हूँ, क्योंकि इसमें होगा क्या कि क्रेव जैसे ही लोग मतलब आप देखोगे, आप ये ग्लाइकोलाइसिस और जो कार्बोहाइड्रेट का प्रोसेस है उसका क्रेव साइकिल लिख दोगे, तो वो क्रेव साइकिल अलग है और ये क्रेव हैंसलेट साइकिल अलग है। क्यों ऐसा नाम पड़ा, तो इसको पहली बार जो ऐसा बताए थे यूरिया साइकिल के बारे में, उनका नाम था हेंस क्रेव एंड कर्ट हैंसलेट, इसीलिए इसका क्रेव हैंसलेट नाम भी पड़ा है। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, इसका साइट कहाँ है, लीवर, और फिर यूरिया ट्रांसपोर्ट होकर किडनी के पास चला जाता है। तो यूरिया सिंथेसिस जो है वो इसमें 5 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस है। यूरिया बनने के लिए साइकिल एक चलेगा फर्स्ट, और इसमें बेसिकली एंजाइम जो लगेंगे वो फर्स्ट 2 एंजाइम लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और बाकी जो एंजाइम्स हैं वो साइटोसोल में पाया जाता है, लीवर के सेल में। तो अब देख लेते हैं कि यूरिया साइकिल आखिर होता कैसे है। सो जो अमोनिया निकला है ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, इसको एंजाइम चाहिए जो कि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसेज 1, यहाँ पे एंजाइम को याद रखना आपको ज़रूरी है। ये लग के जैसे ही ये इसको एंजाइम मिलेगा, इससे रिएक्ट करके कार्बोमाइल फॉस्फेट में चेंज होता है। ऐसे तो CO2 तो सेल से भी आ रहा है, और अगर CO2 और भी अगर आप देखना चाहते हो तो डिकार्बोक्सिलेशन का अलग वीडियो है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो कि कैसे जो है उस COO अमोनिया से निकल के CO2 में चेंज होकर कैसे आता है, तो वो भी आप देख सकते हो। सो ये जो है वो NH3 जो है CO2 इस एंजाइम के प्रेजेंस में, जैसे कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसेज 1 बोलते हैं, वो कार्बोमाइल फॉस्फेट में चेंज हुआ। ये जो है वो ऑर्निथिन जो कि लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, उसके साथ मिल के ये जो एंजाइम है ऑर्निथिन ट्रांस अमाइलेज,
वो उसके प्रेजेंस में सिट्रुलिन में चेंज हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप करके बता दूंगी, 5 स्टेप है बेसिकली वर्ड में भी, बस आप एक बार समझने की कोशिश करो, ट्रिक भी दूंगी ताकि आपको याद हो जाए। अब सिट्रुलिन जो है, अब हम लोग देखें कि 2 एंजाइम ही सिर्फ यहाँ पे पाया जाता है, बाकी जो एंजाइम लगेंगे यूरिया साइकिल में बेसिकली 5 स्टेप होता है, तो वो सारी चीज़ लीवर के साइटोप्लाज्म में है। तो अब ये सिट्रुलिन को माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म के पास भेजा जाएगा। तो ये साइटोप्लाज्म से ही एस्पार्टेट मिलेगा, जो सिट्रुलिन और एस्पार्टेट जो है ये आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसेज एंजाइम के प्रेजेंस में आर्जिनोसक्सिनेट एंजाइम बनाएगा। बेसिकली आप बस ये दोनों एंजाइम को याद रखिएगा, और ये एंजाइम जो है, यहाँ के बाद जो 2 एंजाइम और 3 एंजाइम लगते हैं उसे याद करने में आपको कोई ये नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, तो इसलिए आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसेज एंजाइम लगा यहाँ पे। अब आर्जिनोसक्सिनेट जो है अब वो टूटेगा, तो यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा आर्जिनोसक्सिनेट, इसीलिए यहाँ पे टी आप रखना, आर्जिनोसक्सिनेट लाइसिस, ऐसे आर्जिनोसक्सिनेज भी बोल देते हैं, लेकिन लाइजेस याद रखोगे अच्छे से, आपको याद रखेगा लाइजेस मतलब तोड़ना। इससे आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो टूट रहा है। फ्यूमरेट यहाँ पे आ जा रहा है, फ्यूमरेट का बेसिकली और प्रोसेस होगा, और ऐसे ही यूरिया साइकिल क्रेब साइकिल से कैसे कनेक्टेड होता है आगे मैं बता दूंगी। अब ये जो टूटा आर्जिनोसक्सिनेट लाइसिस एंजाइम के प्रेजेंस में, वो फ्यूमरेट और आर्जिनिन में, ये फ्यूमरेट यहाँ ही रह जाएगा, ये आगे प्रोसेस इसका आगे होता है, बेसिकली यहाँ हमें ध्यान देना है। आर्जिनिन हमें मिला, आर्जिनिन जो है वो आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यूरिया यहाँ पे बन जाएगा, यूरिया निकल जाएगा, और ये जो आर्जिनिन है वो आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑर्निथिन और यूरिया में बदला था, तो यूरिया यहाँ ये किडनी के पास चल जाएगा और एक्सक्रीट आउट होगा, और यहाँ पे ऑर्निथिन दोबारा रह जाएगा, क्योंकि ऑर्निथिन का बार बार काम है, तभी ये यूरिया साइकिल आगे बढ़ पाएगा। याद कैसे रखना है, वैसे ये इससे सबस्ट्रेट आपको याद रह जाएगा। नेहा क्यूट कार सीट पर बैठकर एमपी से चाइना गई थी, एक लड़की थी, क्यों गई, क्योंकि वहाँ का एएसपी जो है उसे बुलाया था, बोला था आओ, तो इससे जितने सबस्ट्रेट है आपको याद रह जाएगा। नेहा से NH3 आप कर लेना, और क्यूट से CO2, और यहाँ पे जो कार्बोमाइल फॉस्फेट जो बना बेसिकली सबस्ट्रेट के लिए है, और सबस्ट्रेट अगर आप याद रखते हो एक बार 2 बार आप बना के देखना खुद, यहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट बना है, तो इसीलिए यहाँ पे एंजाइम कैसा लगा है, क्योंकि बनाना है तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसेज लगा है। फिर जो सीट है वो सिट्रुलिन बन गया, और बैठकर, क्योंकि सिट्रुलिन को अब माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म जाना, तो ये भी ट्रिक से याद रह जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे एस्पार्टेट साइटोप्लाज्म से ही मिला है, और आर्जिनोसक्सिनेट बना, फिर आर्जिनिन बना, और ये ऑर्निथिन निकल गया और यूरिया बाहर गया। तो ये नहीं तो आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं कोशिश क्यों ताकि आपका आसान हो जाए। सो जो साइकिल में था हम लोग स्टेप वाइज देख लेते हैं। 5 स्टेप बेसिकली हुआ है, क्या हुआ है, सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट हुआ था, कि ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 था वो NH3 जो अमोनिया एंड CO2 और ये कंडेंसेस हुए, और इस एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोमाइल फॉस्फेट में चेंज हुआ था। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, सिट्रुलिन का फॉर्मेशन हुआ था। सिट्रुलिन कैसे बना था, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट एंड जो ऑर्निथिन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनते, मतलब कि ये दोबारा फिर से वहीं चला जाता है, तो ये हमेशा रहता है, ये दोनों मिल के यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए वो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ये प्रेजेंस में ये बना लेता है सिट्रुलिन। बेसिकली कुछ नहीं है, जो कार्बोमाइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन था ये इस एंजाइम के प्रेजेंस में सिट्रुलिन बनाया, इसीलिए इस स्टेप को फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन बोला जा रहा है। सिट्रुलिन जो है फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में, क्योंकि आगे का एंजाइम वहाँ ही मिलना है। स्टेप 3 में अब आर्जिनोसक्सिनेट का रिक्वायरमेंट होगी, तो आर्जिनोसक्सिनेट के लिए जो एंजाइम चाहिए होगा, सिंथेसिस चाहिए होगा, और इस साइटोप्लाज्म से ही एक जो है वो यहाँ पे सिट्रुलिन और एक अस्पार्टेट चाहिए जो कि साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, ये इस एंजाइम के प्रेजेंस में आर्जिनोसक्सिनेट में चेंज हो जाएगा। स्टेप 4 में अब आर्जिनोसक्सिनेट को टूटना है। अब आर्जिनोसक्सिनेट किस में टूटा था, फ्यूमरेट में टूटा था एंड आर्जिनिन में टूटा था। आर्जिनिन, इसके लिए रिक्वायर्ड कौन सा एंजाइम था, क्योंकि इसे टूटना है तो आर्जिनोसक्सिनेट लाइसिस। अब ये जो है वो फ्यूमरेट बेसिकली मैलेट में चेंज होता है, और मैलेट अगर मैं आपको दिखाऊं, क्रेब साइकिल हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, वहाँ पे भी बताई थी। मैलेट यहाँ क्रेब साइकिल के स्टेप में यहाँ से आके ये इस तरह से जो है वो क्रेब साइकिल से जोड़ता है यूरिया साइकिल को।
अब फाइनली जो है वो यूरिया का सिंथेसिस होगा। आर्जिनिन जो है वो ब्रोकन डाउन हुआ था एंजाइम आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यूरिया एंड ऑर्निथिन में, जो कि ऑर्निथिन जो है वो रीजनरेटेड है, वो फिर से दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में ही भेज दिया जाएगा। ऑर्निथिन न्यू ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, वही बोल रहा है वेयर यूज टू अनदर राउंड ऑफ, दोबारा साइकिल यूरिया साइकिल चल सके। और ये जो यूरिया है वो किडनी के पास भेजा जाएगा और ये एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। ओवरऑल इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं एटीपी कितना यूज होता है। तो 4 एटीपी यूज होता है, जो कि 2 जो है यूटिलाइज होता है कार्बोमाइल सिंथेसिस, जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है बनाने के लिए, सिंथेसिस होने के लिए वहाँ पे लगता है, दिखा देती हूँ। और साथ ही साथ 1 एटीपी जो है वो, क्योंकि मतलब यहाँ पे बेसिकली 2 यहाँ पे एटीपी लगता है इसको बनाने के लिए, और यहाँ पे एक एटीपी जो है वो एएमपी में बदल जाता है, तो 2 फॉस्फेट लगता है, इसलिए इस प्रोसेस में 2 एटीपी लग जाता है। तो बेसिकली 4 एटीपी जो है इस प्रोसेस में कंज्यूम हो गया है यूरिया साइकिल में, यूरिया को बाहर भेजने के लिए। रेगुलेशन कैसे होता है यूरिया साइकिल का? तो जो फर्स्ट एंजाइम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसेज 1, वही रेट लिमिटिंग रिएक्शन है, वही उसकी यही रहेगा, तो मतलब आगे बढ़ेगी, रिएक्शन नहीं रहेगा तो नहीं बढ़ेगी, चाहे तो रोक सकता है या आगे बढ़ा सकता है। तो इस तरह से यूरिया साइकिल था। बेसिकली मेटाबॉलिज्म में क्या देखें हम लोग कि कैसे ट्रांसएमिनेशन हुआ, फिर इसके बाद डीएमिनेशन हुआ, और इसके बाद वो डीएमिनेशन के थ्रू बेसिकली अमोनिया निकला, तो अब उससे यूरिया का सिंथेसिस होगा, क्योंकि अमोनिया हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है। अब कई बार यूरिया साइकिल में कोई डिफेक्ट आ जाए तो अमोनिया बाहर नहीं जाएगा, जिस कंडीशन को हाइपर एमोनीमिया बोलते हैं। अब ये कंडीशन क्योंकि हमारे बॉडी के लिए ना हो टॉक्सिक, इसलिए यूरिया साइकिल चल रही है, अब हो जाएगी तो क्या कंडीशन आखिर होगा वो देख लेते हैं। तो कोई भी एंजाइम अगर डेफिशिएट हो रहा है, जो भी आर्जिनोसक्सिनेट या फिर जो भी कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसेज 1, किसी भी एंजाइम का अगर डेफिशिएंट होगा तो उसके रीजन में क्या होगा कि NH3 हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा, क्योंकि यूरिया साइकिल तो हो नहीं पाएगी अगर कोई भी एंजाइम का डेफिशिएट होगा तो इस कंडीशन को हाइपर अमोनीमिया बोलते हैं। जो अमोनिया है उसकी जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में। तो अर्ली एंजाइम डेफिशिएट होगा, लाइक सिंथेसेज 1 है, या फिर जो पहले वाले जो एंजाइम थे, ये सारे एंजाइम अगर नहीं मिला, अगर यही फर्स्ट एंजाइम नहीं मिला, तो अमोनिया पूरे मतलब कि कोई और प्रोडक्ट बीच वाला बना ही नहीं है, तो अमोनिया ही बॉडी में ज़्यादा रह जाएगी। और अगर बाद वाला बना तो भी अमोनिया कुछ ना कुछ रहेगा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा कंडीशन रहेगी, लेकिन वो कम सीवियर रहेगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे बीच के प्रोडक्ट बनेंगे जिसके लिए एंजाइम रहेगा। तो वही है, अर्ली एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो सब बहुत ज़्यादा अमोनिया बढ़ेगी और ये मोर ज़्यादा सीवियर रहेगा। लेट अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो मेटाबोलाइट जो है वो ज़्यादा रहेंगे, जो मेटाबोलाइट बीच वाले जो बन रहा है आर्जिनोसक्सिनेट सब, तो इसके वजह से अमोनिया कम बढ़ेगा, मतलब इसके कंपैरिजन में तो ये लेस सीवियर रहता है। अच्छा, तो NH3 ज़्यादा हो रहा है तो क्या लीड करेगा? ये इंसेफेलोपैथी है, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की कंडीशन कॉज कर सकता है। अब ये कंडीशन क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा? अगर अमोनिया ज़्यादा होता है बॉडी में तो वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, इरिटेबिलिटी होती है और साथ ही साथ लेथार्जी भी होता है। अब एक CNS, और ये क्यों होता है बेसिकली बताती हूँ। CNS सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि CNS सिम्टम्स में क्या होता है, बेसिकली सीजर से सब आने लगते हैं, सीजर कन्वर्जन ये सब देखने को मिलता है। और इसका मेन रीज़न क्या है कि ATP ब्रेन को नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रांसएमिनेशन में अमोनिया के निकालने के लिए प्रोसेस के लिए जो ट्रांसएमिनेशन हो रहा है वहाँ पे अल्फा कीटोग्लूट्रेट लग रहा है, और ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट इन्वॉल्व है क्रेब साइकिल में। अब अल्फा कीटोग्लूट्रेट अगर ज़्यादा खर्च हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया ज़्यादा बॉडी में हो रहा है, तो क्रेब साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी, एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो इस कंडीशन में ATP कम जाती है, जिसके वजह से सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो भी लेथार्जी हो गया, CNS सिम्टम्स हो गया, ब्रेन को सही से एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो सारी चीज़ें लिंकेज रहती है बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में। अगर आप अच्छे से देखते हो तो सारी आपको चीज़ें समझ में आती है। तो बस इतना ही था, मेटाबॉलिज्म और इसके डिसऑर्डर हम लोग देख लिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रख लीजिएगा। जो लोग BSc नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर से हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, ये बेसिकली रिविजन चल रहा है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसमें ज़्यादा लोगों का डाउट था तो इसे क्लियर करवा रही हूँ। और अगर आपका भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे पास टाइम रहा तो उसका सेपरेट दोबारा वीडियो डालूंगी, अलग से प्लेलिस्ट है, पूरा सिलेबस खत्म है, साथ ही साथ उसका PDF भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अभी उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, जिसमें अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का जब से यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर क्वेश्चन आ रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है, जो कि आपके स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में उसका व्हाट्सएप का नंबर रहेगा, वहाँ से सीधा आप जा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।